रजनीपुर नाम के गांव में एक बहुत ही पुराना स्कूल था, जहां पर गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाया करते थे। और उस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपटीशन हुआ करते थे, जिसमें स्कूल के सभी बच्चे पार्टिसिपेट किया करते थे। और ऐसी ही एक बार फिर से स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला था, जिसमें सभी क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोग एक ही क्लास में इकट्ठे होकर प्रैक्टिस किया करते थे। तभी एक दिन क्लास 8th में पढ़ रही रूबी और क्लास 10th में पढ़ रही राशि के बीच बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है और वो कहती है, अरे राशि, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तुम्हारी वजह से मेरी सारी यूनिफॉर्म खराब हो गई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने तुम्हें धक्का वक्का नहीं दिया। तुम इस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती हो, समझी? और इस तरह रूबी और राशि के बीच बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों की क्लास टीचर वहाँ पर आती है और उनसे कहती है, अरे तुम दोनों ये क्या कर रही हो? डांस प्रैक्टिस कर रही हो या फिर लड़ाई कर रही हो? टीचर की ये बात सुनकर क्लास की दूसरी लड़की कहती है, मैम, ये तो इन दोनों का रोज का ही काम है। ये हमेशा इसी तरह लड़ती रहती है, इसलिए मैम आप ही कुछ करिए, वरना हम लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इनके चक्कर में हमें बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। आज से राशि की क्लास लाइब्रेरी के कोने वाले रूम में प्रैक्टिस करेगी और रूबी की क्लास इसी वाले रूम में रहकर अपनी प्रैक्टिस करेगी। अब ठीक है? और इस तरह उनके टीचर्स उन लोगों की क्लासों को अलग अलग शिफ्ट कर देती है। जिसके बाद अगले दिन जब राशि अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी के बगल वाले रूम में जाती है, तो वो कहती है, हे भगवान, ये मैम ने हमें कैसी क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया है? यहाँ तो कितनी गंदगी है और साथ ही यहाँ कितनी गंदी बदबू भी आ रही है। पता नहीं हम लोग अब इस क्लास में प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। अरे राशि, कोई बात नहीं, रोज रोज की लड़ाई से तो अच्छा है कि हम इस रूम को साफ करके अपनी प्रैक्टिस करें। चलो हम सब मिलकर अब जल्दी से रूम साफ कर देते हैं। इतना कहकर सारी लड़कियां मिलकर रूम साफ करने लगती है। तभी अचानक से राशि को एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है, जिसे देखकर राशि कहती है, अरे माला, भला इस रूम में इतना बड़ा बक्सा क्यों रखा हुआ है? और इस बक्से के पास से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है और साथ ही यहाँ पर कितनी मक्खियाँ भी लग रही है। आखिर इसमें है क्या? राशि के इतना कहते ही अचानक से रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से राशि और उसकी सारी सहेलियां बहुत ज्यादा डर जाती है और वो लोग चिल्लाते हुए जैसे ही दरवाजे की तरफ भागती है, वैसे ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई है? हमें यहाँ से बाहर निकालो। इस रूम के अंदर किसी की आत्मा है, प्लीज हमारी मदद करो। राशि, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। और इस तरह रूम में मौजूद शैतानी आत्मा राशि की सभी सहेलियों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। तभी उन्हें अंधेरे में एक डरावनी आंखें दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और जोर जोर से अपनी क्लास टीचर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी कुछ देर में क्लास की लाइट ऑन हो जाती है और वहाँ पर क्लास टीचर के साथ साथ प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि माला और उसकी बाकी सहेलियां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी राशि उन्हें क्लास में हुई सारी घटना के बारे में बताती है, जिसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं, राशि, ये बहाने बनाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस तरह की लड़की हो। प्रिंसिपल सर की इतना कहती ही रूबी उनसे कहती है, प्रिंसिपल सर, आप सही कह रही हो। अरे इस राशि का तो काम ही है हर किसी को परेशान करना और लड़ाई करना, इसलिए मुझे तो लगता है कि इन लोगों को भी इसी ने मारा होगा। रूबी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि इस रूम में हमारे साथ क्या क्या हुआ है? और ये तुम्हारी आंखें अचानक से लाल क्यों हो रही है? प्रिंसिपल सर, देखिए तो रूबी की आंखें कैसे लाल हो रही है। बस करो राशि, अब बहुत हो गया। मैं कब से तुम्हारी ये ओट पटांगे बातें सुन रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ये बकवास खत्म ही नहीं हो रही। अब चुप हो जाओ। और इस तरह राशि बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है और ना ही टीचर्स उसकी बातों पर विश्वास कर रहे होते हैं।
तभी प्रिंसिपल सर राशि को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। उसी समय रूबी की सबसे अच्छी दोस्त मेनका क्लास की कुछ लड़कियों से कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि राशि ऐसा कभी नहीं कर सकती है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि राशि एक अच्छी लड़की है और वो कुछ कह भी तो रही थी कि उस क्लास के अंदर कोई है, इसलिए मुझे इस बात का पता लगाना होगा। और इस तरह मेनका अपनी दोस्त राशि को बेगुनाह साबित करने के लिए उस क्लास के पास जाती है और अंदर झांककर देखने की कोशिश करती है। तो वो देखती है कि रूबी के साथ उसकी और भी कई सहेलियां उस रूम के अंदर खड़ी है और उन सभी की आंखें लाल हो रखी है और वो सब एक चुड़ैल के सामने बैठी हुई थी और उस चुड़ैल ने उन सभी बच्चों को अपने वश में कर रखा था और वो सभी बच्चों को अपने साथ 10 बच्चों को लाने के लिए कह रही थी ताकि वो अमावस्या की रात उन सभी बच्चों की बलि देकर वहाँ से आजाद हो सके। और ये सारा नजारा देखकर मेनका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, इसका मतलब राशि सही कह रही थी, ये सभी बच्चे इस चुड़ैल के कब्जे में हैं और इसी वजह से रूबी राशि पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। लेकिन अब मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर मेनका अमावस की रात घबराते हुए अपने स्कूल आती है और वहाँ पर चुड़ैल अपने वश में किए हुए सभी बच्चों का इंतजार कर रही होती है। आखिर तुम सब यहाँ आ ही गए। अब मैं तुम सब की बलि देकर इस स्कूल से आजाद हो जाऊंगी और फिर इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल सभी बच्चों को एक कमरे में बंद करके बलि की तैयारी करने लगती है। तभी मेनका उसके सामने आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। कौन हो तुम और तुमने मेरी बलि के बीच आने की हिम्मत कैसे की? अब तो मैं सबसे पहले तेरी ही बलि दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल जैसी ही मेनका पर हमला करने जाती है, वैसे ही प्रिंसिपल सर एक बाबा को लेकर वहाँ आते हैं और वो बाबा अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को वहीं पर भस्म कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी बच्चे उस चुड़ैल के कब्जे से आजाद हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, मेनका, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। आज तुम्हारी वजह से इन सभी बच्चों की जान बच पाई है और अगर तुमने हमें इस क्लास के बारे में बताया नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि मैंने राशि की बातों पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती की थी। पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं राशि को वापस से इस स्कूल में एडमिशन दे दूंगा। और इस तरह बाबा अपने मंत्रों से उस क्लास को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और मेनका अपने दोस्त राशि के साथ एक बार फिर से हंसी खुशी अपने स्कूल आने लगती है और कंपटीशन की तैयारी करने लगती है और वो लोग कंपटीशन में फर्स्ट भी आते हैं। ये कहानी गरिमा नाम की एक लड़की की है। गरिमा कुछ दिन पहले ही गांव से शहर आई थी। वो 12वीं कक्षा की छात्रा थी। वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज थी। स्कूल के सभी बच्चे और टीचर्स उसको बहुत प्यार करते थे। वैसे तो दिखने में गरिमा ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारे बच्चे और टीचर्स उसको बहुत प्यार करते थे। क्लास के बच्चों को कुछ भी अगर समझ नहीं आता था तो वो गरिमा के पास ही जाते थे। गरिमा, देखना यार, ये चैप्टर मैडम ने पढ़ाया था लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तू प्लीज इसके क्वेश्चन आंसर करने में मेरी मदद कर देगी क्या? अरे तुम इतनी सी बात पर उदास क्यों हो रही हो? अभी चलकर मैं तुम्हें सारा चैप्टर समझा देती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो वो तो मेरी कॉपी में से देखकर कर लेना। गरिमा 10 मिनट में ही क्लास की उस लड़की को वो चैप्टर बहुत आसानी से समझा देती है। इस तरह गरिमा सभी बच्चों की बहुत मदद करती थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि गरिमा का घर कहाँ है और उसके माता पिता कौन है। स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो गरिमा के साथ उसकी एक बुढ़िया नानी आती थी। देखते देखते कुछ दिन बीत गए। एक दिन गरिमा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, फिर उसकी नजर खुद के पेट पर गई। हे भगवान, मेरा पेट तो निकल रहा है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? अगर स्कूल में सबको ये बात पता चल गई तो मैं किस किस को जवाब दूंगी? सब मेरे बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे।
उस दिन से गरिमा बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी। उसकी पढ़ाई से मन हारने लगा। वो याद की हुई चीज भी भूल जाया करती थी। बार बार वो अपने पेट पर हाथ फेरकर देखती थी कि उसका पेट कितना बढ़ा। इसी तरह एक दिन क्लास टीचर सभी बच्चों को हिस्ट्री का चैप्टर समझा रही थी, लेकिन गरिमा उस वक्त किसी और सोच में ही गुम थी। टीचर की नजर गरिमा पर गई तो उन्होंने गरिमा से कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है गरिमा? तुम अपनी सोच में ही गुम लग रही हो। नहीं तो टीचर, ऐसा नहीं है, आपकी बातों पर मेरा पूरा ध्यान है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैंने जहाँ से छोड़ा है वहीं से रीडिंग शुरू कर दो। गरिमा घबरा जाती है क्योंकि उसका सच में ध्यान नहीं था। उसको नहीं पता था कि टीचर कौन सा पेज पढ़ा रही है। वो नजर झुकाकर खड़ी हो जाती है। तब टीचर कहती है, तुम्हें क्या हो गया है गरिमा? तुम कितनी होनहार स्टूडेंट हो, लेकिन आजकल तुम्हारा पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। स्कूल खत्म होने के बाद गरिमा पैदल पैदल घर आ जाती है और आईने के सामने अपना बढ़ता हुआ पेट देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। रोने और टेंशन लेने के कारण गरिमा दिन पर दिन दुबली पतली होती जा रही थी। एक दिन असेंबली में गरिमा को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। आसपास के सारे टीचर और बच्चे उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाते हैं और पानी की छींटे मारकर उसे होश में लेकर आते हैं। मेरा सिर चकरा रहा है और आंखों के आगे अंधेरा हो रहा है। ऊपर से बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। घबराओ मत गरिमा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर का नाम सुनकर गरिमा डर जाती है और मन में सोचने लगती है, कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो? डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जा सकती। ऐसा सोचकर गरिमा मैडम से कहती है, नहीं नहीं मैडम, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। गरिमा की ये बात सुनकर टीचर ने पास के अस्पताल में फोन करके डॉक्टर को स्कूल में ही बुला लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्कूल में आ जाते हैं। देखो गरिमा, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी ना, इसलिए हमने डॉक्टर को ही स्कूल में बुला लिया है। डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करके तुम्हें दवाई दे देंगे। घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने गरिमा का चेकअप किया और टीचर से बोला, क्या आपके ये स्टूडेंट शादीशुदा है? नहीं डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये 12वीं की स्टूडेंट है। ये हमारे स्कूल की बहुत तेज बच्ची है। अभी तो इसे बहुत पढ़ाई लिखाई करनी है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने चेकअप किया तो मुझे पता चला कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। क्या कहा आपने? प्रेग्नेंट? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये लड़की 3 महीने से प्रेग्नेंट है। इसे अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि शायद टेंशन की वजह से इसका बीपी लो हो गया है और बीपी लो होना बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ ही देर में ये बात पूरे स्कूल में फैल गई कि गरिमा प्रेग्नेंट है। स्कूल के सभी टीचर्स और बच्चे उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगे। तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और बहुत ही रूखे स्वर में बोली, गरिमा, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल इसके विपरीत निकली। तुम्हारी टीचर ने मुझे बताया कि इन दिनों तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अब समझ में आया मुझे कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि तुम्हारा मन तो कहीं और लगा हुआ था। तुम ऐसी गंदी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई क्या? तुम्हारे कारण हमारे स्कूल की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। कौन है वो लड़का जिसका पाप तुम अपने पेट में रखकर घूम रही हो? प्रिंसिपल की बात सुनकर गरिमा रोते हुए उसका जवाब देती है, मैडम, आप गलत समझ रही हैं। जैसा आप समझ रही हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। चुप रहो। एक तो इतनी घिनौनी हरकत करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो। तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए मेरे स्कूल में कोई जगह नहीं है। तुम कल ही अपनी नानी को लेकर स्कूल आना और अपना लिविंग सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से चली जाना। गरिमा रोते हुए अपने क्लासरूम में आई और अपना स्कूल बैग उठाकर घर जाने लगी। उसे देखकर सभी बच्चे उस पर हंस रहे थे। अरे देखो देखो, इस स्कूल में ही ये तो गर्भवती हो गई। सुनने में कैसा अजीब लगेगा ना, गरीब छात्र। अरे जो लड़कियां ऊपर से दिखाती है ना कि वो बहुत शरीफ है, वो अंदर से ऐसी ही होती है।
सभी बच्चे गरिमा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गरिमा अपना स्कूल बैग पीठ पर लाद कर भागती हुई स्कूल से बाहर आ जाती है और रोते रोते अपने घर पहुंच जाती है। उसको रोता हुआ देखकर उसकी नानी उससे कहती है, अरे गरिमा बेटी, आज तेरे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई है क्या? क्योंकि आज तू स्कूल से जल्दी घर आ गई। रोज तो तू 2 बजे तक आती थी और आज 10 बजे ही आ गई। नानी वो अच्छा चल, अब आ ही गई है तो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना निकाल देती हूँ, तो खाना खा ले। नानी ने गरिमा को खाना निकाल कर दिया, लेकिन गरिमा खाना नहीं खा रही थी। ये देखकर नानी ने कहा, क्या बात है बेटा, तो खाना क्यों नहीं खा रही है? गरिमा अपनी नानी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ है बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? गरिमा रोते हुए अपनी नानी को सारी बात बताती है। नानी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज स्कूल में मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश होकर गिर गई थी। स्कूल वालों ने स्कूल में डॉक्टर को बुला लिया और पूरे स्कूल को पता चल गया नानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रिंसिपल मैडम ने कल आपको स्कूल बुलाया है। गरिमा की बात सुनकर नानी भी परेशान हो जाती है, लेकिन वो गरिमा को सांत्वना देते हुए कहती है, तू परेशान मत हो बेटी, तुझे स्कूल से कोई नहीं निकालेगा। मैं कल तेरे साथ स्कूल चलूंगी। दूसरे दिन गरिमा की नानी गरिमा के साथ स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल मैडम से मिलने गई। तब प्रिंसिपल मैडम ने कहा, देखिए गरिमा गर्भवती है और ऐसी लड़की को हम अपने स्कूल में पढ़ने नहीं दे सकते। स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए गरिमा का नाम इस स्कूल से काटा जा रहा है। लेकिन प्रिंसिपल मैडम, गरिमा को स्कूल से निकालने से पहले एक बार सच्चाई तो जान लीजिए। कैसी सच्चाई? क्या है कि गरिमा ने 8वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी। हमारे गांव में लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है, इसलिए गरिमा के माता पिता ने भी गरिमा की शादी करवा दी थी। गरिमा का बाल विवाह हुआ है, उसका बच्चा नाजायज नहीं है। अगर ऐसा है तो गरिमा आपके पास क्यों रहती है? अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? गरिमा के ससुराल वाले बहुत ही बुरे थे। उन लोगों की गरिमा के माता पिता से दहेज की कुछ डिमांड रह गई थी, जिसे पूरा किए बिना ही गरिमा के माता पिता की मृत्यु हो गई। तब से इसके ससुराल वाले इसको बहुत टॉर्चर करने लगे थे और ऐसा करते करते उन्होंने गरिमा को घर से निकाल दिया। मेरे अलावा गरिमा का कोई नहीं था, इसलिए मैं उसको लेकर शहर में आ गई। इसको पढ़ने लिखने का शौक था, इसलिए मैंने इस स्कूल में इसका दाखिला करवा दिया। गरिमा की सच्चाई जानकर प्रिंसिपल मैडम का हृदय करुणा से भर गया। उनके मन में गरिमा के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उन्होंने गरिमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख सहे हैं। अब तुम्हें इस स्कूल से कोई नहीं निकालेगा। तुम खूब पढ़ो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, और मैं तुम्हारे ससुराल वालों को उनकी की सजा जरूर दिलवाऊंगी। प्रिंसिपल मैडम पूरे स्कूल को गरिमा के जीवन के संघर्ष की कहानी बताती है। सारी बात जानकर सभी टीचर और बच्चे गरिमा से माफी मांगते हैं। उन सभी के दिल में गरिमा के लिए इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब गरिमा पहले की तरह स्कूल आने लगी थी और पहले की तरह उसका मन भी पढ़ाई में लगने लगता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल और गरिमा की नानी मिलकर गरिमा के ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना को लेकर केस दर्ज करवा देते हैं, जिसके बाद पुलिस गरिमा के ससुराल वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। गरिमा को न्याय मिलता है, जिसके बाद गरिमा अपनी प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा, तुम्हारी जैसी होनहार स्टूडेंट की मदद करना मेरा फर्ज है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, तुम किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। गरिमा खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपने 9 महीने पूरे होने पर वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उसके बाद वो अपनी नानी के साथ ही हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।